नेक्स्ट लेक्चर AS26 में हम आज बात कर रहे हैं द कॉस्ट रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लिखे इन अ प्रोडक्शन साइकिल, किसी भी प्रोडक्शन साइकिल के अंदर, किसी भी प्रोडक्शन साइकिल के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व। देयर आर इन अ प्रोडक्शन साइकिल there are two types of cost involved. One is research phase, one is research phase, and other is development phase. One is research phase and other is development phase. One is research phase and other is development phase. किसी भी प्रोडक्शन साइकिल में पहले होता है, बोलो क्या बच्चों, रिसर्च, और फिर होता है क्या, बोलो, डेवलपमेंट। ओके, सो एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू रिसर्च, एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू रिसर्च, अगर कोई भी एक्सपेंस है और एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू रिसर्च फेज का अगर कोई भी एक्सपेंडिचर है तो वो कहाँ जाएगा, हमेशा P&L में। कहाँ जाएगा, P&L में। उसको आप कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे। अगर रिसर्च फेज का खर्चा है तो इट इज ऑलवेज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि रिसर्च में अभी उस प्रोडक्ट का फिजिबिलिटी प्रूव नहीं हुआ है, आया ना। तो अगर रिसर्च फेज का खर्चा है तो इट विल गो ऑलवेज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ सर, अगर डेवलपमेंट फेज का खर्चा है, कौन सा खर्चा है, बोलो बच्चों, डेवलपमेंट फेज का अगर खर्चा है तो उसको आप हमेशा क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे। एंड व्हेन आई से कैपिटलाइज करोगे, वो हमेशा किसका पार्ट बनेगा, कॉस्ट का। किसका पार्ट बनेगा, बोलो, कॉस्ट का। समझ में आया। लेकिन इस डेवलपमेंट फेज को कैपिटलाइज करने के कुछ रूल है। क्या है, बोलो, रूल। ये आपको क्वेश्चन सब पढ़ करके समझ में आएगा कि क्या ये रूल चेक हैं, क्या ये रूल ओके हैं या नहीं। तो सबसे पहले डेवलपमेंट फेज का रूल है, ये वर्ड आपने कभी बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब कि उस प्रोडक्ट को बनाने की टेक्नोलॉजी मेरे पास में आ चुकी है। दूसरा है, अच्छा टेक्नोलॉजी हो गई, प्रोडक्ट बन भी गया, मार्केट में नहीं बिका तो उससे क्या आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे। प्रोडक्ट बन गया, मार्केट में नहीं बिक रहा है, कोई खरीदार नहीं है, तो क्या आपको इंटेंजिबल एसेट का एक डेफिनेशन का पॉइंट है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, तो भी फिर डेवलपमेंट फेज का खर्चा रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तो फिजिबिलिटी तो चाहिए, साथ में वो प्रोडक्ट मार्केटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बोलो, ये सारी कंडीशन और नहीं है, प्लस है। इसमें से अगर एक भी पॉइंट, जी हाँ, इनमें से अगर एक भी पॉइंट प्रूव नहीं हुआ तो आप डेवलपमेंट फेज के खर्चे को भी क्या करोगे, P&L में जाओगे। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास में टेक्निकल फिजिबिलिटी प्रूव हो गई हो, दूसरा मार्केटेबिलिटी प्रूव हो गई हो। कई बार कंपनी रिसर्च करती है, प्रोडक्ट बिकता नहीं है। ओके, दैट मीन्स अगेन उस प्रोडक्ट का रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्चा P&L में जाना चाहिए, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि उस एसेट से मेरे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। सो मार्केटेबिलिटी प्रूव होनी चाहिए, मतलब लोग खरीदने, डिमांड क्रिएट होनी चाहिए। तीसरा, अक्रूवल पर आ जाते हैं हम। कॉस्ट इज इंकर्ड, कॉस्ट मतलब खर्चा होना शुरू हो चुका है। कॉस्ट इंकर्ड इज आइडेंटिफाइड। अगर मैं बोल दूं ये सारी कंडीशन प्लस है, ध्यान रखना, बोलो हाँ या ना। खर्चा होना शुरू हो गया हो, या सर अभी खर्चा होना शुरू नहीं हुआ, मान लो कोई चीज बनाने के लिए हमको उसके लिए कुछ ऐसा मोल्ड चाहिए, मोल्ड समझते हो, साचा,
वो मोल्ड चाहिए जो फ्यूचर में बन के आएगा मेरे पास। हाँ लेकिन वो आ जाएगा बन के। तो कहते हैं या तो कॉस्ट इंकर्ड होनी शुरू हो गई हो, या फिर देर इज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दैट देयर विल बी, realistic expectation that there will be sufficient revenue to cover cost। भाई आज कोई व्यक्ति बोल दे कि मैं पानी से बनने वाली कार चलाऊं बनाऊंगा, तो अभी पानी से बनने वाली कार का आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या लगता है? खूब बिकेगी। मान लो अगर बन तो नहीं सकती, मान लो बन जाए, कुछ पानी में अंदर ऐसे कुछ 5-6 केमिकल मिला दे, कुछ ऐसा सिंथेटिक कुछ बना दे कि बन जाए, तो उसका रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा होगा, हर आदमी खरीदना चाहेगा। अरे भाई जब रतन टाटा बोल के आए थे कि मैं 1 लाख रुपए की कार बनाऊंगा, रियलिस्टिक था क्या? था क्या रियलिस्टिक? लेकिन जब बनी, आपको पता है 2012 में जब नैनो इंट्रोड्यूस हुई थी, देर वॉज 2008 है 9 में शायद इंट्रोड्यूस हुई थी, देर वॉज 2 years वेटिंग फॉर दैट कार। मतलब लोगों का रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो बहुत तगड़ा था। उन्होंने नैनो को बनाने की कॉस्ट तो शुरू के 1 महीने में रिकवर कर ली होगी रतन टाटा ने, लेकिन रिसर्च कितना लगा होगा कि अपने को इंजन आगे नहीं पीछे देना है। नैनो का इंजन पीछे था, देखिए हो आपने, अगर आगे तो इतनी सी बॉडी, उसमें कहाँ इंजन लगाएंगे? सो दे गेव इंजन एट द बैक। सो बेसिकली कस्टमर का रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो बहुत तगड़ा था। जब मुकेश अंबानी बोले कि मैं इनकमिंग फ्री करूंगा, सॉरी आउटगोइंग फ्री करूंगा, तो लोगों का जियो से एक्सपेक्टेशन तो बहुत तगड़ा था। वो बात अलग है कि फिर जब हर आदमी को मोबाइल डेटा की आदत लग गई, तो जियो ने अपने प्लान एयरटेल से भी हाई कर दिए। आज जियो का रिचार्ज एयरटेल से महंगा है, देखना आप जिनके पास जियो की सिम है, राइट। सो देयर इज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि फ्यूचर में इतना रेवेन्यू होगा कि मेरी कॉस्ट तो रिकवर हो जाएगी। आई बात समझ? मैं नहीं कह रहा हूँ अभी के अभी प्रोडक्ट बिकने तैयार है, लेकिन एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है कि लोग इतना इस आइडिया को एनकरेज करेंगे कि मेरी कॉस्ट तो रिकवर हो ही जाएगी। सर्च करना नैनो की ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने टाइम में रिकवर हुई थी, या नैनो का ऑपरेटिंग साइकिल सर्च करना कभी, किसी की फाइनेंशियल रिपोर्ट में ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा गूगल पे। मैंने जहां तक देखा है लगभग 5 से 6 महीने में उन्होंने पूरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिकवर कर लिया था। वो बात अलग है कि समय के साथ फिर उसको बंद करना पड़ा, तो दैट इज नॉट अ प्रॉफिटेबल वेंचर, बट इनिशियल ईयर में बहुत 2 साल की वेटिंग, कैंट यू इमेजिन? आज बड़ी से एक बड़ी गाड़ी आपको 10 दिन में कंपनी डिलीवर करती है। 2 साल की वेटिंग इज अ वेरी बेंचमार्क फॉर द कंपनी। प्रोडक्शन किस स्केल पर किया होगा नैनो का? आज भी घूमती हुई दिख जाती है कहीं ना कहीं माचिस की डिब्बी, बोलो हाँ है ना? अरे किसी के पास है तो आई एम सॉरी, है ना? बट देर इज ह्यूज डिमांड, देर वॉज ह्यूज डिमांड। तो उसने डेवलपमेंट फेस का खर्चा फिर रतन टाटा ने क्या किया होगा? कैपिटलाइज किया होगा कि पीएनएल में चार्ज किया होगा? कैपिटलाइज किया होगा, बिकॉज ही हिमसेल्फ कुड बी नोइंग कि कितना प्रोडक्ट बिकेगा। अरे हाँ या ना? आईफोन एक आज ऐसी वर्जन भी आता है उसका, ऐसी, दैट इज लो कॉस्ट। आईफोन ऐसी इज लो कॉस्ट, बहुत चलता है वो। अगर नॉर्मल या आईफोन 60-70 हज़ार के मिलता है 80 लाख रुपए के, तो ऐसी आपको लगभग 55 हज़ार 45 हज़ार 40 हज़ार तक मिल जाएगा। डिमांड डिमांड ज़्यादा है। तो पहले नॉर्मल आईफोन आता है और फिर ऐसी वर्जन आता है उसका। ऐसी इज थोड़ा छोटा होता है, बट फीचर्स वही होते हैं सारे। तो देर इज हाई एक्सपेक्टेशन कि आपकी रेवेन्यू इतना होगा कि आपकी कॉस्ट कवर हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? और ये भी ना हो एंटिटी काम पूरा करना चाहती ही नहीं, हम तो बनाएंगे ही बनाएंगे, बोली कुछ भी हो जाए। दैट इज, उसको कहते हैं इंटेंशन टू कंप्लीट। क्या कहते हैं? इंटेंशन टू कंप्लीट। तो ये 4 चीजें सारी पॉइंट प्लस हो गए ना, तो आप डेवलपमेंट फेज के खर्चे को क्या करोगे? कैपिटलाइज करोगे। समझ में आया? लास्ट पॉइंट लिखो, इंटेंशन टू, ये भी प्लस है, इंटेंशन टू कंप्लीट द एसेट, इंटेंशन टू, इंटेंशन टू कंप्लीट द एसेट, इंटेंशन टू कंप्लीट द एसेट, या फिर तो हम उसको यूज करेंगे
और बेच देंगे और सेल इट। तो फिर आपको डेवलपमेंट फेज के खर्चे को क्या करना है, कैपिटलाइज। डेवलपमेंट फेज के खर्चे को क्या करना है, कैपिटलाइज। सर हमारा रिसर्च टीम इतनी घटिया है कि वो हमको बता ही नहीं पाती कि रिसर्च में कितना पैसा लगेगा और डेवलपमेंट में कितना पैसा लगेगा। या तो तुम्हारी टीम इतनी हाईटेक हो जो बोले सर रिसर्च करने तक 10 करोड़ रुपए लगे, फिर डेवलप करने में 60 करोड़ लगे, तो 10 करोड़ तक तो पीएनएल में। अरे ऊपर ही लिखा है ना, रिसर्च का पीएनएल में जाएगा और 60 करोड़ कैपिटलाइज। सर हमको तो नहीं पता टोटल प्रोडक्ट बन गया 100 करोड़ रुपए लगे, मतलब रिसर्च में कितना लगा डेवलपमेंट में कितना लगा हमको पता नहीं है। तो एएस कहता है पूरा का पूरा पीएनएल, पूरा का पूरा क्या, पीएनएल। इफ यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, इफ यू कैन नॉट, प्रैक्टिकल सिचुएशन हो सकती है ना कि हमको रिसर्च और डेवलपमेंट अलग अलग निकल, हर बार जरूरी थोड़ी, अरे हर बार जरूरी नहीं है। तो अगर कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती तो पूरा का पूरा खर्चा किधर मान लेने का है, रिसर्च फीस। आई बात समझ। मतलब अगर डेवलपमेंट का मानना है तो ये सारे वर्ड्स को ढूंढना क्वेश्चन में, मिले तो डेवलपमेंट का कैपिटलाइज होगा, रिसर्च का पीएनएल में जाएगा। लेकिन सर हमको कोई वर्ड भी नहीं मिल रहा है, हमको कुछ पता नहीं पड़ रहा है, और कंपनी पता भी नहीं लगा सकती कि रिसर्च में कितना पैसा लगेगा और डेवलपमेंट में कितना पैसा लगेगा। तो मित्रों आपको पूरा का पूरा खर्चा किसका मान लेना है, रिसर्च का मान के पीएनएल में डालें। लिखे नोट, नोट, if an enterprise, if an enterprise cannot distinguish नए वाले जो स्टूडेंट है, अब ये मत सोचना कि सर ने डायरेक्ट हमको पहले एस 9 पढ़ाया फिर 26 पढ़ाया। 9 तो पढ़ा है सबने, 9 पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा, तो 9 और 26 को कोई लिंक नहीं आपस में। हाँ लेकिन इनका 22 बाकी, तो वो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि आपने वो अभी टेक्स्ट नहीं पढ़ा होता, ठीक है। तो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बोले इसके बाद 28 पढ़ाऊंगा तो वो भी आपको उतना ही अच्छा समझ में आएगा जितना ये वाला आ रहा है। तो बीच के एस कब होंगे वो मुझ पर छोड़ दो, बट अभी प्रायोरिटी क्या है, इन लोग को एक बार अपन फ्री करें। आ रही बात समझ में। तो बोलो क्या है, बोलो रिसर्च फेस और डेवलपमेंट को आप डिफरेंस अगर नहीं कर पा रहे क्योंकि एएस सारे इंटरडिपेंडेंट नहीं है, मैं 2 के बाद 10 भी पढ़ा सकता हूँ, 11 भी पढ़ा सकता हूँ क्योंकि ये लिंक नहीं है। आई बात समझ में। लेकिन ऑडिट मैं इन लोगों को अब आपके साथ नहीं पढ़ा सकता क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है मेरे को, ठीक है। बोलो समझ में आया। इफ एन एंटरप्राइज कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पूरा खर्चा किधर मानने का है, रिसर्च में मानने का है। इफ एन एंटरप्राइज कैन नॉट डिस्टिंग्विश the research phase from development phase, from अगर एंटिटी रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज को अलग अलग नहीं कर सकती, द expenditure should be treated as if it were क्या हुआ, incurred in research phase only। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपको पता है इसे डायरेक्ट कंडीशन ना पूछ के क्या पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन बनाएगा बोलेगा रिसर्च डेवलपमेंट को अलग अलग नहीं कर सकते। अब आधा बच्चा रिसर्च करके आएगा आधा डेवलपमेंट करके आएगा, और मार्क्स किस पे मिलेंगे, पीएनएल पे, रिसर्च फेज पे। बोलो हाँ ना, क्लियर। तो पूरे खर्चे का आपको किसका मान लेना है, इंकर्ड इन रिसर्च फेज। बोलो कोई डाउट, समझ में आया, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, इंटरनली जनरेटेड गुडविल। इंटरनली जनरेटेड गुडविल। व्हाट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल। एक दुकान है उदयपुर में, आपने नाम सबने सुना होगा,
अगर आप यहाँ के मार्केट में थोड़ा बहुत घूमे हो, कीमतराम पेसुमल सुना है? यहाँ के मार्केट में घूमे हो, कीमतराम पेसुमल की दुकान, मम्मी से नाम पूछना, मम्मी को ध्यान होगा। कीमतराम पेसुमल, किसने सुना है नाम? सुना है? क्या बेचता हो? कीमतराम पेसुमल की एक नहीं दुकान है। पहली बात तो उसकी मेन सूरजपोल में 5 दुकान है, और वो साड़ी क्या गोटे से लेके हर छोटी से छोटी चीज बेचता है। जो चीज उसके वहां नहीं मिली ना, वो कहीं भी नहीं मिलेगी पूरे मार्केट में। जो अगर उसने बोल दिया नहीं है, आप पूरा मार्केट में एक एक दुकान ढूंढ लो उस चीज के लिए, आपको वो मिलनी नहीं है। छोटे मोटे आइटम जैसे सितारे वगैरह, साड़ी में लगते हैं ना सितारे, वो सारी चीजें कीमतराम पेशुमल बेचता है। छोटी सुई से लेकर के पूरा जो भी उसके जो डेकोरेटिव आइटम्स है, ये जो सारी चीजें, इवन हम लोग सरदार लोग, दाढ़ी होती है हमारे, तो हम इस दाढ़ी को कट नहीं करते, ठीक है? हमको दाढ़ी की कटिंग अलाउड नहीं है, तो दाढ़ी को बांधना पड़ता है। ये दाढ़ी अगर मैं खोलूंगा तो यहाँ तक है, इतनी लंबी है। जी हाँ। तो ये दाढ़ी को प्रॉपर जैसे गर्ल्स चोटी बनाती है, वैसे उसको पूरा रोल करके रबर बैंड लगाना पड़ता है। वो रबर बैंड अगर कलरफुल हो तो दाढ़ी कलरफुल अच्छी नहीं लगती, तो वो एक ब्लैक कलर का रबर बैंड होता है, छोटा सा। वो ब्लैक कलर का रबर बैंड मिलता ही कीमतराम पेशुमल के वहां, और कहीं नहीं मिलता। दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। लेकिन उस कीमतराम पेशुमल की दुकान 60 साल से भी ज्यादा पुरानी। कितने साल से ज्यादा पुरानी? 60 साल। अब किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कीमतराम पेशुमल की दुकान है किधर। दैट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल। तो उसने अपना माहौल ऐसा बनाया कि जो प्रोडक्ट उसके वहां नहीं मिला वो कहीं नहीं मिलता, उसको बोलते हैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल। क्या बोलते हैं? इंटरनली जनरेटेड गुडविल। अरे भाई कैरियर राइट्स की बात कर लो। कैरियर राइट्स की गुडविल क्या है? स्मॉल बैचेस, पर्सनल अटेंशन, दैट इज आईजीआई, इंटरनली जनरेटेड गुडविल। वहीं आप दूसरों की बात करो, बड़े बैचेस, नो पर्सनल अटेंशन, एग्जाम्पल आप हर आइटम में देखते ही हो, राइट? so that is उनकी internally generated goodwill. now my question is, क्या कीमतराम पेशुमल अपने इंटरनली जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा? नहीं। क्यों नहीं रिकॉर्ड करेगा? आइडेंटिफाइबल नहीं है। क्या कीमतराम पेशुमल अलग और उसी गुडविल का अलग वैल्यू निकाल सकते हो क्या तुम? नहीं निकाल सकते ना। दैट मीन्स गुडविल और उसका बिजनेस एक ही है। गुडविल और उसका बिजनेस क्या है बोलो? एक ही है। तो इसलिए इंटरनली आज तक आपको अकाउंट्स में बोला कि अकाउंट्स में से परचेज गुडविल रिकॉर्ड होती है, इंटरनली जनरेटेड रिकॉर्ड नहीं होती। लेकिन आपने कभी पूछा नहीं क्यों नहीं होती? क्योंकि उसकी कोई सेपरेट आइडेंटिफाइबिलिटी नहीं है, वो बिजनेस के साथ ही है। जिस दिन कीमतराम पेशुमल ने दुकान बंद की, उस दिन उसकी गुडविल भी खत्म। आई बात समझ? इसलिए इंटरनली जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, ऐसा एस 26 ने बोला। बोलो हाँ है ना? और क्यों बोला है? क्योंकि इसकी आइडेंटिफाइबिलिटी, आप पढ़ो इंटेंजिबल का फर्स्ट मीनिंग, मैंने यहाँ पे ये देखो क्या लिखा है, इट इज एन आइडेंटिटी। जाके पूछो कीमतराम पेशुमल से कि तेरी गुडविल क्या निकाल के बताओ, वो बोलेगा बस मेरी दुकान ही है जो है। क्या बोलेगा वो? बस मेरी दुकान ही है जो है। दैट मीन्स गुडविल क्या है वो अलग से निकाल नहीं सकता। इसलिए इंटरनली जनरेटेड गुडविल, कोई डाउट, कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि इनटेंजिबल एसेट का फर्स्ट पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। वो अलग से खुद भी नहीं बता सकता कि मैं कितने का हूं, मेरी गुडविल कितने की और मेरी बिजनेस कितने का है, नहीं बता सकता वो। बस वो बोलेगा जो हूं, मेरा बिजनेस है और मैं हूं, बस। इसलिए हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर कि कभी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, और इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी उसके मालिक के साथ ही जानी जाती है। आई बात समझ? आज एप्पल को आप किसके नाम से पहचानते हो? एक खाने वाला नहीं है आईफोन वाला, स्टीव जॉब्स, खुद की कंपनी से निकाल दिया व्यक्ति,
उनकी इतिहास पढ़ना कभी। स्टीव जॉब्स को खुद की कंपनी से उनके पार्टनर ने क्या किया था, निकाल दिया था। लेकिन आज एप्पल किसके नाम से जाना जाता है, स्टीव जॉब्स। तो क्या स्टीव जॉब्स की वैल्यू अलग और एप्पल की वैल्यू अलग हुई क्या? मतलब उसकी गुडविल इंटरनली जनरेटेड है। कौन सी गुडविल है, इंटरनली जनरेट। वो बात अलग है कि एप्पल को कभी किसी ने खरीदा तो जो डिफरेंस इन परचेस कंसिडरेशन है वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगा, लेकिन वो परचेस्ड होगा। कौन सा होगा, पर उसका पैसा दिया है, बड़े बाजार में उसको खरीदा गया है। लेकिन इंटरनली जनरेटेड गुडविल, आप बोलो आज कीमत बेसुमल को अपनी एक दुकान आपके नाम करे, कोई नहीं करेगा, दैट इज इंटरनली जनरेटेड। आई बात समझ, क्लियर? लिखिए इंटरनली जनरेटेड गुडविल, हेडिंग लगाइए आपने, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ये हेडिंग लगाई ना। देखो, इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज never recorded in the books of accounts as it is not identifiable resource. It is never recorded in books of accounts as it is a non identifiable resource. It is never recorded in books of accounts as it is not identifiable resource which cannot be measured reliably, which cannot be measured reliably, which cannot be measured reliably. Which cannot be measured reliably. बोलो कोई डाउट? लगभग हम थियरी को एंड पर ला रहे हैं इस एएस की, फिर धड़ाधड़ क्वेश्चन। बोलो कोई डाउट? समझ में आया अच्छे से? सो इंटरनली जनरेटेड गुडविल इसलिए रिकॉर्ड नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल ही नहीं है। बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? यहाँ तक एक बार देखो पूरी थ्योरी को, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो तो समझ में आया। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस इंक्लूड होंगे, लीगल फीस, प्रोफेशनल फीस या एक्विजिशन कॉस्ट, वो सब कॉस्ट में इंक्लूड होगी। क्वेश्चन आपको कराया था। क्या इंक्लूड नहीं होता? कई बार इंटेंजिबल एसेट को बेचने में खुद कुछ खर्चा हो जाएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, एब नॉर्मल लॉसेस पीएनएल में जाएंगे। नॉर्मल लॉस कॉस्ट का पार्ट बनेगा, एब नॉर्मल लॉस कहाँ जाएगा, पीएनएल में। मतलब ये आइटम कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। समझ में आया? लिखिए आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट में फर्स्ट आइटम लिखना, कुछ चीजें कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। कॉस्ट, इसको कई बार एग्जाम में आ जाता है वर्ड कॉस्ट एक्सक्लूजन्स। क्या वर्ड आता है बेटा? कॉस्ट एक्सक्लूजन। मतलब कौन कौन सी चीजें कभी भी इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। इसमें सबसे पहला खर्चा है सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड्स। जनरल ओवरहेड्स आपने कॉस्टिंग में पढ़े होंगे, नहीं तो आज कॉस्ट की क्लास है ना, उसमें पूछना सर से। नहीं है क्यों मत आना, चलो। हाँ बोलना ना, मेरे को भी फोन आया था 7:30 में, बुला लो, मेरी क्या है? मेरे को थोड़ी लेनी है, मेरे को थोड़ी लेनी है, ले लो। तो अब आई नहीं, बोल के आना सर को। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड्स अनलेस, कब तक नहीं बनेंगे? अनलेस these expenses can be directly attributed जो कि 99% केस में नहीं होता है। unless these expenses are directly attributed in making the asset, in making the asset। साफ भाषा में बोलूँ तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कभी भी कॉस्ट का पार्ट
नहीं बनते। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन कह रहे हैं कि नहीं यार ये सेलिंग एक्सपेंसेस खर्चा इसीलिए हुआ है, इस एसेट को बनाने में ही हुआ था या इस एसेट को बेचने में ही हुआ, तो फिर वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लेकिन मैंने बोला इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ कितनी है, 1%। दूसरा, आइडेंटिफाइड इनएफिशिएंसीज। आइडेंटिफाइड इनएफिशिएंसीज कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। दैट इज इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस मतलब प्रोडक्शन रन तक लाने का खर्चा, वो पी एंड एल का होगा। किसका होगा, पी एंड एल का, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। और तीसरा खर्चा कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। जैसे मान लो एक सॉफ्टवेयर खरीदा अपन ने, ये ध्रुव की कंपनी से, और ध्रुव ने 2 जने भेजे, बोले इन 2 जनों की 10,000 रुपये सैलरी है, या आपको आकर के उस सॉफ्टवेयर को यूज करना सिखाएंगे, जिसको कहते हैं स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट, क्योंकि वो, मान लो अगर 20 दिन तक ट्रेनिंग चले, तो क्या 20 दिन तक तुम्हारी एसेट बनी क्या? अरे 20 दिन तक सॉफ्टवेयर तो एक बार खरीद लिया, सॉफ्टवेयर की एक्विजिशन कॉस्ट AS 26 में डाल दी, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के लिए मैंने मान लो 1 महीने तक स्टाफ को ट्रेन किया, तो क्या सॉफ्टवेयर की वैल्यू थोड़ी ना बढ़ी? वो तो P&L का आइटम है ना। तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी इनटेंजिबल का, सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं बनेगा। आपने 5 लाख का सॉफ्टवेयर खरीदा और 50,000 की ट्रेनिंग दी, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में AS 26 में इंटेंजिबल एसेट को 5.5 लाख से रेज नहीं कर सकते। आप एंट्री क्या करोगे, सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट डेबिट टू कैश या बैंक, और फिर वो एंट्री क्लोज होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। आई बात समझ? और जितने का आपने सॉफ्टवेयर डेबिट करा उस पर एमोर्टाइजेशन चार्ज होगा, जो कि अगला टॉपिक है। आई बात समझ? भाई ऐसे तो मान लो सॉफ्टवेयर के लिए मैंने 1 महीने तक ट्रेनिंग में 2 लाख रुपए लगा दिए, तो क्या सॉफ्टवेयर की वैल्यू थोड़ा ना बढ़ाऊंगा? मैं उसको कहाँ डालूंगा, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। कहाँ डालूंगा बोलो, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। लिखो, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट भी हमेशा किधर जाएगी बोलो बेटा, P&L में। कहाँ जाएगी, P&L। बोले हाँ है ना, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, समझ आया अच्छे से, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, लास्ट पार्ट इस AS का हेडिंग लगाएंगे, बड़ी हेडिंग, फिर उसके अंदर सब पॉइंट्स है अपने। कैपिटल हेडिंग लगाना, अमोर्टाइजेशन, ऐसे कैपिटल अमोर्टाइजेशन। फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट होती है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट टेंजिबल होती है। फिक्स्ड एसेट्स को आप शेड्यूल 3 में डिस्क्लोज करते हो अंडर द हेडिंग नॉन करेंट एसेट्स, फिर उसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, उससे भी ऊपर जो हेडिंग है वो है टेंजिबल एसेट्स, और टेंजिबल का एक पार्ट होता है फिक्स्ड एसेट, और उसमें आती है बैलेंस शीट में नेट बुक वैल्यू। और नेट बुक वैल्यू कैसे आती है, ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, और उसका सेकंड सबहेड नॉन करेंट का होता है इनटेंजिबल एसेट्स, और इनटेंजिबल एसेट्स भी अपने नेट बुक वैल्यू पे आती है, दैट इज ग्रॉस बुक वैल्यू माइनस अमोर्टाइजेशन। अब ये अमोर्टाइजेशन का जिक्र इसी एएस में किया गया है, इसका कोई सेपरेट एएस नहीं है। पहले जब जमाने भर पहले 2011 में जब एएस आए थे, तो वो डेप्रिसिएशन लगाना सिखाते थे AS 6 में। कहाँ सिखाते थे, AS 6। और फिक्स एसेट की अकाउंटिंग सिखाते थे AS 10 में। लेकिन जब नया पीपी आया, इंड AS सबसे पहला जो भारत में अडॉप्ट हुआ था पीपी, कौन सा था, पीपी। नाम उसका AS 10 है, लेकिन वो है इंड AS की कॉपी है पूरा। तो वो जब आया तो इसने आकर के AS 6 को निपटा दिया, क्योंकि डेप्रिसिएशन की बात इम्प्लाइडली AS 10 करता है। जिन्होंने AS 10 पढ़ा है वो उन्होंने डेप्रिसिएशन पूरा पढ़ा है। तो उसी के साथ जब हमने AS 26 रिसेंट डेवलपमेंट में से गिना जाता है, और इसी ने अमोर्टाइजेशन की बात भी कर रखी है, तो इसके लिए कोई सेपरेट हमारे पास में इंटेंजिबल एसेट का अमोर्टाइजेशन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है।
दूसरी बात आप लोग ये ध्यान रखना नए स्टूडेंट्स कि आप लोग की ऑडिट की पहली पहली क्लास आज से हो या दूसरी क्लास आज से हो, लेकिन हम ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑडिट का भी, उसका एक सब टॉपिक पढ़ चुके हैं, दैट इज ऑडिट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। जब हम इंटेंजिबल एसेट की ऑडिट में आपको पढ़ाऊंगा वेरियस आइटम्स में, चैप्टर नंबर 5 ऑफ ऑडिट, उसमें ऑलरेडी AS 26 का जिक्र आता है, जिनका हो चुका है उनको ध्यान आ रहा होगा, राइट। तो इनडायरेक्टली हम ऑडिट में दो तीन चार टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जब ऑडिट ऑफ रेवेन्यू पढ़ा था तो AS 9 काम आता है वहां पे, बोलो हाँ है ना। सो ये है दोनों इंटरलिंक्ड है आपस में। बोलोगे डाउट, लिखिए अमोर्टाइजेशन क्या होता है। तो पहली बात तो आप को बताओ जरा डेप्रिसिएशन क्या होता है, कोई बच्चा मुझे डेप्रिसिएशन का मीनिंग बता सकता है? एग्जैक्ट मीनिंग चाहिए जो है 11वीं क्लास से जो आप पढ़ते हो। ओके, बिकॉज ऑफ एफ्लक्स ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, वेयर एंड टेयर। ओके, एक डेफिनेशन आपने और पढ़ी होगी जो कि मैचिंग प्रिंसिपल के साथ थी, इट इज द एलोकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ओवर यूजफुल लाइफ। एसेट की कॉस्ट को आप ओवरऑल एलोकेट करते हो ओवर इट्स लाइफ, और इसीलिए फिक्स्ड एसेट्स ओवर द पीरियड कंज्यूम होती है। इसीलिए इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम था कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नेशनल इनकम में। तो अमोर्टाइजेशन का भी वही मीनिंग है, क्या है? इट इज द एलोकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ अ इनटेंजिबल एसेट, सिर्फ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की जगह क्या यूज कर दिया, इनटेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। प्रिंसिपल कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे? मैचिंग प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? मैचिंग प्रिंसिपल। द एक्सपेंसेस शुड मैच विद द रिलेटेड इनकम। बोलो कोई डाउट, लिखिए। इट मींस ये मेन हेडिंग है, इसके अंदर 1.5 पेज की थ्योरी लिखनी है अब अपने को धड़ाधड़। तैयार है? लिखे, लिखे। इट इज द एलोकेशन ऑफ द, it is the allocation of the amount of intangible asset, it is the allocation of the amount of intangible asset on a systematic basis, allocation of amount of intangible asset over its useful life on a systematic basis, on a systematic basis। इसको अपन कहते हैं इंटेंजिबल एसेट का अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट का अमोर्टाइजेशन। सर मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है? 50 साल तक अमोर्टाइज करूं? 10? किसने पढ़ा? सुना है? AS 26 में बोला है मैक्सिमम लाइफ कैन नॉट एग्जिट 10 ईयर्स। कितने साल? 10 ईयर्स तक वैसे तो नहीं होगी, अनलेस हायर वैल्यू कैन बी जस्टिफाइड, अनलेस हायर वैल्यू कैन बी जस्टिफाइड। फॉर एग्जाम्पल मान ली अभी हिना ने, हिना कितने साल का लाइसेंस है? 1-2 साल की अभी। और मान लो अगर उसने अच्छा प्रोडक्शन और वो सब किया, तो दैट लाइसेंस कैन बी ग्रांटेड फॉर 99 ईयर्स प्लीज, दैट लाइसेंस कैन बी ग्रांटेड फॉर 99। तो उस केसेस में 99 ईयर्स तक आप अमोर्टाइजेशन करो। किसको? माइन को, माइन के लाइसेंस को। बोलो समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम परमिसेबल लाइफ वैसे तो कितने साल है? 10 साल। लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस बताती हैं या फैक्ट्स ऑफ द केस बताते हैं कि हायर वैल्यू कैन बी जस्टिफाइड, बोलो हाँ या ना। लिखो मैक्सिमम लाइफ ऑफ अमोर्टाइजेशन, सब हेडिंग। बोलो समझ में आ रहा है? कोई डाउट? मैक्सिमम लाइफ ऑफ अमोर्टाइजेशन। कितना होगी बोलो? 10 ईयर्स। unless unless there is evidence, unless there is evidence that intangible asset, unless there is evidence that intangible asset has
हायर लाइफ unless it is justified that it has higher life. बोलिए हाँ या ना, अरे हाँ या ना, कोई डाउट? अच्छा, अमोर्टाइजेशन किस दिन से शुरू होगा? जब से एसेट इज AS10 याद करो। ए पुट टू यूज टेक्स्ट में होता है रेडी टू यूज। क्या होता है? रेडी टू यूज। रेडी टू यूज की दूसरी इंग्लिश होती है अवेलेबल फॉर यूज। इसका मैं आपको हिंदी रूपांतरण बता दूं या प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बता दो तो मान लो ये पूरा सिस्टम रेडी हो गया आज, लेकिन मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करने 1 महीने बाद शुरू किए, तो रोमिल सर डेप्रिसिएशन आज से चार्ज करेंगे या 1 महीने बाद से? आज से। क्यों? क्योंकि आज से सिस्टम रेडी है। लेकिन टैक्स में डेप्रिसिएशन कब से शुरू होता है? व्हेन इट इज पुट टू यूज। मतलब टैक्स में शुरू होता है जब से लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू किया है, उसको कहते हैं पुट टू यूज। लेकिन अवेलेबल फॉर यूज अकाउंट्स ज्यादा लॉजिकल है, वो कहता है जब से एसेट रेडी फॉर यूज से डेप्रिसिएशन शुरू करो। समझ में आया? बोलो कोई डाउट? लिखिए नेक्स्ट सब हेडिंग, व्हेन टू लगाने का मतलब होता है व्हेन टू कमेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको अपन? व्हेन टू, किस दिन से अमोर्टाइजेशन शुरू करना है? बोले कोई डाउट? अरे कोई डाउट? लिखो व्हेन एसेट इज रेडी ऑब्लिक अवेलेबल फॉर यूज। व्हेन द एसेट इज रेडी और अवेलेबल फॉर यूज। सर 10 साल से कम हो सकता है क्या? 10 साल से ज्यादा तो हो सकता है, बताया अभी ऊपर, जैसे माइन वगैरह। कम हो सकता है? सोच के देखो, ऐसी चीजें जो 10 साल से कम में ही निपट जाती, क्या होती है वो? सॉफ्टवेयर, IT सेक्टर। हर साल क्या हो रहा है? अरे iOS एंड्रॉइड चला रहे हो तुम, सॉफ्टवेयर अपग्रेड आता है ना, तो उसको क्या 10 साल तक सेम एंड्रॉइड चलता है क्या? नहीं। तो इफ देर आर रैपिड चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी देन शॉर्टर लाइफ इज ऑल्सो जस्टिफाइड। अब क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि ये सॉफ्टवेयर दे रहा है या माइन दे रहा है या नॉर्मल एसेट दे रहा है। अगर नॉर्मल एसेट दे रहा है तो कितने साल तक अमोर्टाइज करोगे? 10 साल तक। लेकिन सॉफ्टवेयर वगैरह दिए तो उनकी लाइफ 10 से भी क्या होगी? तो हम कितनी मानेंगे? जितनी क्वेश्चन ने दी होगी। वहां क्वेश्चन बोले कि सॉफ्टवेयर 2 साल में आउटडेटेड हो गया तो तुम 10 साल का डेप्रिसिएशन मत लगा देना। तो फिर उसको क्या करोगे? सॉफ्टवेयर की कॉस्ट 5 लाख डिवाइड बाय 2 साल। मान लो कुछ ऐसी इंटेंजिबल एसेट थी, उनकी लाइफ नहीं दी, तो उनको कितने साल डेप्रिशिएट करके आओगे? लाइफ नहीं दी तो कितने साल डेप्रिशिएट करके आओगे? 10 साल करके आओगे। सॉफ्टवेयर वगैरह दिए तो इनकी लाइफ 10 से कम दी होगी क्वेश्चन में, तो 10 से कम लेनी है। माइन सोर्स एक्सट्रैक्शन इनके लिए अगर बोले, या माइनिंग लाइसेंस या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लाइसेंस होता है, लकड़ी काटनी है, सैंडलवुड वगैरह, उसका लाइसेंस 20-20 साल के होते हैं, तो उनका 20 साल या तो 20 साल ही लेने का है। बोलो हाँ है ना? क्वेश्चन इमेजिन हो रहा है? कैसा क्वेश्चन आएगा? कैलकुलेट अमोर्टाइजेशन, वेराइटी ऑफ एसेट, लाइफ, और निकाल के दिखाओ 4 नंबर। बोलो समझ में आया? लिखो नोट, नोट कमेंट्स के नीचे नोट लिखो। इफ देर आर recent changes in technology, if there are recent changes in technology, comma computer software, ये AS के वर्ड से जो लिखवा रहा हूं आपको, मन की थ्योरी नहीं चलती इधर। बोलो है ना? अरे समझ में आ रहा है पक्का? if there are recent changes in technology, comma computer software subject to technological obsolescence, स्पेलिंग लिखूं ऑब्सोलेसेंस के? OBSOLSENCE, ऑब्सोलेसेंस। मतलब अगर टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस है देन यूजफुल लाइफ में बी शॉर्टर, यूजफुल लाइफ कम भी हो सकती है। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? से 3 to 5 years, से 3 to 5 years। लेकिन इससे कम भी अगर क्वेश्चन दे तो वहां क्रांतिकारी मत बनना,
क्रांतिकारियों को इंस्टीट्यूट पास नहीं करता, इंस्टीट्यूट उन्हीं को पास करता है जो उनके जैसे आंसर लिखे जो उन्होंने दिए। आई बात समझ? बाकी यूट्यूब पे खूब डकारे पड़ रही है, देख सकते हो आप जाके, सब्जी वाला न फलाना वाला न बहुत है। ठीक है, बोलो समझ में आया? 10,000 में सब पेपर पढ़ाने वाले भी है, वो है ही वैसे लोग। बोलो समझ में आया? बोलो कोई डाउट? क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एएससी क्लास खत्म है, ऑडिट के लिए हम 1:30 बजे मिलेंगे। बोलो कोई डाउट? थैंक यू, ए थैंक यू।